जिहाद नहीं जहाज जरूरी। जी हां, सऊदी अरब भी अब यह मानता है कि पाकिस्तान इस तरह का मुल्क बन चुका है, पूरी दुनिया के लिए वो नासूर बन चुका है, वो मुसीबत बन चुका है, जो कि जिहाद के नाम पर, खून खराबा कराने के नाम पर, लोगों को मजहब की बिना पर बरगलाने के नाम पर कुछ भी अपना साधने की फिराक में रहता है। लेकिन अब वो मुल्क भी समझने लगे जो कि सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क हैं, या जो कहीं ना कहीं अपने आप को मुस्लिम बहुल मुल्क बताते हैं, या जो इस्लाम का परचम उठाए हुए हैं, कम से कम वो मुल्क भी अब पाकिस्तान की रग-रग से वाकिफ हो गए हैं। वरना इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे होती है? और ये इंकशाफ अब हुआ है। तमाम तरह से छिपाने की कोशिश की गई होगी लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इन चीजों में माहिर नहीं है, बहुत छुपाने की कोशिश की गई होगी। इमरान खान के दौरे को बहुत कामयाब बताने की वहां के मीडिया से लेकर तमाम लोगों ने कोशिश की, लेकिन नजम सेठी जैसे लोग वहां पर हैं जो कि असलियत को उजागर करते रहते हैं, वक्त वक्त पर पाकिस्तान को आईना भी दिखाते रहते हैं, और ये काम आज उन्होंने कर दिया। अब मुंह छुपाए नहीं छिप रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान जो है, इसका वजूद जो है वो उसको ये नहीं मालूम उसकी आइडेंटिटी क्या है। और जहाँ पे जिसको अपने वजूद और पाकिस्तान का सिनोनिम या पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान जब आप कहते हैं तो तुरंत आतंकवाद से उसको जोड़ दिया जाता है। अगर पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहे जिस तरीके से वो बना है, पाक मतलब प्योर, वो तो रहा नहीं, अब वो टेररिस्तान बन गया है। उसके कारण पाकिस्तान को यह नहीं मालूम चल रहा है, और जब पाकिस्तान तुर्की मलेशिया के साथ एक इस्लामिक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम सब एक हैं और हम इस इस्लामिक कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें दिक्कत आ रही है। और पाकिस्तान जो है, जिसका बेसिक जो हम कहेंगे, जो देश विच यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब खत्म हो गया। अब हिंदुस्तान देखिए, अब हिंदुस्तान के साथ क्या जोड़ा जाता है, उसको टेक्नोलॉजी देखिएगा, उसका अब क्या कहेंगे हम, डेमोक्रेसी देखिएगा, आप इसका कंप्लीट इकोनॉमिकली आप इसको देखेगा, तो हिंदुस्तान जो है अलग अलग दिशाओं में इसकी एक वजूद बना हुआ है। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद। अब इस माहौल के अंदर अब पाकिस्तान क्या कर सकता है अपने आप को, किस तरीके से अपने आप को साबित करने की कोई। अब आप देखें, अगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मदद की है, सऊदी अरेबिया जो है दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो कम से कम 60 अरब नहीं खरब डॉलर खर्च करता है फौज के लिए। किसके लिए? कि वो कम से कम शांति बने रहे मिडिल ईस्ट के अंदर, उस मद्देनजर रखते हुए वो खर्च करता है। अगर पाकिस्तान उसका दुरुपयोग करना को चाहे, क्योंकि उनके पायलट्स वहां पर हैं, उनके सारे के सारे जितने मिलिट्री के लोग हैं वो सब हैं। अगर आप देखें तो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, जो इनके पुराने चीफ थे पाकिस्तान के, शरीफ साहब, वो वहां पर इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो 41 कंट्रीज का एक अलायंस है, उसके वो चीफ बने हुए हैं उधर। सो पाकिस्तान का जो वजूद है उसको खतरा है। और जब वो खतरा कैसे हटेगा? पाकिस्तान जब तक आतंकवाद से अपने आप को दूर नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान जो है, सब जानते हैं, कौन जानता नहीं, चाहे अमेरिका ने, मुझे लगता है इमरान, मैं कहूंगा अमेरिका ने एक जरूर कोशिश करने की बात की कि पाकिस्तान नहीं, ईरान जो है वो आतंकवाद का जड़ है। मेरी राय में जड़ है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जड़ है, और ये धीरे धीरे सब समझ रहे हैं, इसलिए इसी तरह से ट्रीटमेंट दिया गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान बहुत अपने आप को हर मोर्चे पर, एक तो कश्मीर का रोना, यासिर जिलानी साहब रोता रहा, कश्मीर के हालात आपने खुद दुनिया के सामने रख दिया, आप खुद पहुंचे। इमरान खान उधर फूट फूट कर रो रहे थे कि हाय, सब कश्मीर में बंद कर दिया है, लोगों को बंद कर दिया है। आप, हमने देखा तस्वीरों में सब्जी खरीद रहे थे तो अखरोट खरीद रहे थे, तो डल झील के सामने तफरी कर रहे थे, तो कहीं हजरत बल चले जा रहे थे तो खीर भवानी मंदिर की जियारत कराए। और क्या चाहिए? ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सीधा आप जवाब दे रहे थे। इस झूठ का मतलब दुनिया कितना लिहाज रखेगी? फिर ऐसे लोगों का यही हश्र होता है कि उनको उनके प्लेन से भी आधे रास्ते से उतरवा लिया जाता है कि आप अपना देखिए भाई। और आप तो पल पल में झूठ बोलते हैं, तो सऊदी अरब को भी वहां शामिल नहीं किया अपनी बातों में। 50 मिनट की स्पीच में कहीं बेहतर ढंग से सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया, तो और सऊदी अरब चिढ़ गया। देखिए, मसला क्या है कि आप जब किसी, आपका पूरा का पूरा वजूद अगर नफरत पे टिका रहेगा तो आप झूठ बोलेंगे। इन्होंने कश्मीर को लेके पूरे दुनिया में इनको लताड़ पड़ी। हमने देखा UNHRC से लेके, हमने फ्रांस से लेके तमाम जितने UN तक। आप देखिए कि इन्होंने कश्मीर के लिए क्या झूठ बोला। कश्मीर हमारा सिरमौर है, हमारा मुकुट है, पूरी दुनिया जानती है। हम मकबूजा कश्मीर की बात इसलिए
करते रहे हमेशा से कि आज भी कश्मीर के विधानसभा में 24 सीटें हमने इसलिए छोड़ रखी हैं कि जब कभी हमारे पास हमारा मकबूजा कश्मीर आ जाएगा, जो हमारा प्रण है, और यकीन मानिए कि अब हमारी जो बात है उनके साथ, जो बायलैटरल टॉक की बात हम करते हैं, वो मकबूजा कश्मीर पे हम उनके साथ बात करेंगे। कश्मीर का तो कोई मसला नहीं। आपने कश्मीर पे झूठ बोला, अच्छा कश्मीर में झूठ क्या बोला आपने? इस्लाम को लेके सामने आए, मुसलमानों को डराने की कोशिश करी, जिहाद की बात करी, लेकिन इस्लाम के जो कश्मीरी मूल निवासी हैं उनसे तो पूछिए कि कश्मीर आपके साथ कैसा बर्ताव करता है। आपके उन लोगों को कश्मीर आज भी याद करता है जो आजादी से पहले कबालियों ने जब कश्मीर पे हमला किया था और कश्मीर के मूल निवासी लोगों के साथ उन कबालियों ने कितनी बर्बरता करी थी। आज की जनरेशन भी कश्मीर की इस बात को भूली नहीं है। आप यहां इस तरह के प्रोपेगेंडे के साथ आप चाहें कि आपको कामयाबी मिल जाए, नहीं मिलेगी। यही दूसरा नजरिया आप सऊदी अरब इस वक्त आप देखिए, भारत, मुझे लगता है कि भारत के लिए जो उसकी सोच है, आप तमाम अभी आपने खुद अपने रिसर्च और अपने 2 मिनट पहले बताया कि जो सबसे बड़ा एजाज होता है हमारे वजीर आजम को दिया जायद, जो वहां का हाईएस्ट अवार्ड जिसको कहते हैं यूएई में, सऊदी, दोनों जगह, फिलिस्तीन, 6 कंट्री जो इस्लामिक ममालिक है, इस्लामिक शरिया के रूल के अकॉर्डिंग चलने वाली, उनका प्यार और मोहब्बत देखिए। और सलमान जो इस वक्त क्राउन प्रिंस हैं, उनका नजरिया बिल्कुल बदला है। हम सऊदी अरब में सोच नहीं सकते थे कि वहां पे मंदिर तक का निर्माण हो सकता है, जो एक पूरे इस खित्ते की संस्कृति रही है। जो आप पूरे इस वाले एशिया के पार्ट को जब देखेंगे तो यहाँ की जो आज से 5000 साल पहले की जनरेशन को आप जब जोड़ के देखेंगे तो लोगों का रहन सहन और सिस्टम कहीं ना कहीं जाके मिलते हुए जुड़ता है। हम उसके पैरविकार हैं, हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, तब दुनिया हमारी तरफ देख रही। ये बात सऊदी अरब को भी समझ में आ रही। सऊदी अरब के साथ आज हमारे जो बिजनेस डील हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सऊदी अरब के साथ हम कर रहे हैं। हम रोजगार जितना रोजगार इस वक्त हिंदुस्तान के यंग लोगों का जो वहां पे है सऊदी अरब में, जो सऊदी अरब के अंदर रह के इकोनॉमी को जनरेट कर रहे हैं, ये सऊदी अरब से हमारा अभी तो और भी हमारे ताल्लुक बढ़े। इससे पहले भी सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो हमने हमेशा जोड़ने की बात करी, हमने वसुधैव कुटुंबकम का हमारी नीति रही है पूरे दुनिया को देख के। और हमारा देखिए, हमारा जो नजरिया है अगेंस्ट जाने का, हम बर्दाश्त किसको नहीं कर सकते? हम दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आतंकवाद से हमारा कोई नाता और नहीं। उससे सभी मुतासिर हैं। हम और पूरी दुनिया, इसलिए आज सऊदी अरब उससे प्रभावित भारत के साथ खड़ी। सऊदी अरब खुद उससे प्रभावित है, मुतासिर है, और उसने पाकिस्तान को फिर आईना दिखाया। इसलिए आईना दिखाया। आप जो ये कह रहे हैं कि प्लेन से नीचे उतार दिया गया, ये आप सोच सकते हैं कि एक राष्ट्र अध्यक्ष के लिए कितनी बेइज्जती की बात है। खुद उनके अपने राष्ट्र में आप समझ रहे हैं क्या सिस्टम है। कभी बाजवा साहब आके जो वहां के इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ बैठ जाते हैं, वहां के बिजनेस टाइकून के साथ अर्थव्यवस्था पे चर्चा करते हैं, वहां फौज के हेड। बताइए कि वहां के खुद की हालात कितने नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको इंसानियत की बात समझ में नहीं आ रही। ये सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वहां पे जो खेती अब तक हुई है, ज़ियाउल हक से लेके तमाम हमारे वहां तो हमेशा उन्होंने आतंकवाद और दहशतगर्दी की खेती करी है। तो बोया बबुल है, आम तो उन्हें मिलना नहीं है कहां से। इसलिए ये सारी चीजें, सारा मुल्क आज जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो अगेंस्ट है पाकिस्तान। यही वजह है। संजीव जी देखिए, डिप्लोमेसी, कूटनीति, जो सिफारतकारी होती है वो भी हुकूमतों के मुताबिक बदलती रहती है। आपने खुद स्वीकार किया कि मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेसी बहुत शानदार है, जिसका असर नहीं, बहुत शानदार है मैंने नहीं कहा। मैंने कहा आपने तुलनात्मक कहा। देखिए ब्रेक से पहले रवैया आप देखिए। नहीं, ब्रेक से पहले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं, पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि कई मामलों में निश्चित तौर पे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जिस तरह से जाते हैं विदेशों में और जिस तरह से परफॉर्मेंस उनका रहा है, चूंकि भ्रमण उन्होंने बहुत ज्यादा किया और जिस तरह से तमाम तरह की भ्रमण किया तो अच्छा किया ना। 2014
2014 के बाद जो भ्रमण किया उसका असर अब देखने को मिल रहा है। नहीं, उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगहों पे मैं समझता हूं कि ये आज जो और इल्जाम तो कुछ और भ्रमण करने वालों पर भी लग रहे हैं। वैसे सुन तो लीजिए इस विषय के साथ बात हो रही है, लेकिन कहना चाह रहा हूं वो मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि इमरान खान को भी इस तरह से इस बड़े स्टेज पे, इस बड़े मंच पर यदि कुछ बोलने का मौका मिल गया, खास करके 370 और 35A को लेकर के, मैं समझता हूं कि ये उचित वक्त नहीं था। थोड़ा सा भारतीय जो कूटनीति है उस पर थोड़ा सा अध्ययन यदि कर लिया जाता और वक्त की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग देख ली जाती। पाकिस्तान को सजेशन दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं पाकिस्तान को मैं नहीं सजेशन दे रहा हूं, यदि टाइमिंग देख ली जाती तो आज जिस तरह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, उस मंच पर बोलने के मुकाबिल भी नहीं रहता, वो उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं नीतियों में हमारे भी कहीं ना कहीं खामियां रही है कि उसे एक मंच पर बोलने का मौका मिल गया और लगातार क्या हम बैंकॉक जाके सीखेंगे, कंबोडिया जाके सीखेंगे? नहीं, ये बताइए, सीखने ये बताइए बैंकॉक से हम लेके आएंगे क्या? हम ये नेताजी आपके बैंकॉक में है इस वक्त? नहीं, बैंकॉक की बात, पूरा देश अपनी जो संस्कृति और जो सांझी विरासत का सबसे बड़ा त्योहार होता है रामनवमी, वो मना रहा है। आपके नेता श्री अभी बैंकॉक में घूम रहे हैं, बैंकॉक होते हुए कंबोडिया पहुंचे हैं। हम तो सरकार को आप बताइए, सरकार ने अलग-थलग कर दिया था। देखिए, हल्की बातें हर टाइम करने की जरूरत नहीं। भारत के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो आप सोचिए कि आपके देश को कहां लेके जा रहे हैं। सुन तो लीजिए, मैं यही कह रहा हूं कि भारत की सरकार को इस श्रेय तो मैं दे ही रहा हूं कि उसने अलग थलग कर दिया था पाकिस्तान को, लेकिन अचानक मुख्य धारा में आके इस तरह से वो तन के खड़े हो जाए और 90 मिनट तक लगातार वो भाषण देता रहा और भाषण पिलाता रहा, इसकी नौबत आई कहां से? देखिए, लैंग्वेज देख लीजिए, ये है कांग्रेस की मानसिकता इनकी। 90 मिनट किसने क्या पिला दिया बताइए? भारत के लोगों को आज दुनिया में भारत को लोग देख रहे हैं। आज हमारी कूटनीति पे लोग, ठीक है, मैं समझ रहा हूं पाकिस्तान को, मैं समझ रहा हूं, ठीक है, ऐसे जिला सर, ठीक है, आज ठीक है संजीव, मैं आ रहा हूं, विशाल जी आपके पास आना चाहूंगा। संजीव जी जो बात कहना चाह रहे हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की बात कर रहे हैं, ऐसे जिला हमारी बात को मान रहे हैं। आप करें कि 1 घंटे का भाषण पिला दिया। प्रोफेसर विशाल इस्तेमाल तो किया, ये एक सिफारती नाकामी यहां पर बता रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को वो मंच लेने ही नहीं देना चाहिए था। यहां पर हमारी कूटनीति फेल हुई है, जैसा कि इशारा संजीव जी कर रहे हैं। आप इसको कितना मानते हैं इस बात को? इमरान भाई, मैं कूटनीति हंस के बोलना मतलब से ये आ रही है कि कौशिक जी को शायद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कुछ ABCD नहीं मालूम है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वहां पे 193 कंट्री हैं और हर कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष को बोलने के लिए वहां पर उसका समय निर्धारित होता है और उसको अपनी बात कहनी होती है। कितने मिनट? 15 जी नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ये डिपेंड करता है। सुन तो लीजिए महानुभाव, ये डिपेंड करता है कि जो आपकी टेरिटरी है और जो आपका पॉपुलेशन है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल इंडेक्स ऑफ रैंकिंग है उस पर आप कितने नंबर पायदान पर हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप ये जो कह रहे हैं कि हम ये हमारी कूटनीति का फेल्योर है कि उसको बोलने नहीं देना चाहिए था, ये सरासर गलत है। मेरे सवाल का आपको बोलने पूरा मौका, मैंने ये कहा था कि वो लगातार 90 मिनट तक बोलता रहा वो आदमी। 90 मिनट तक कौन बोलता रहा? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? 90 मिनट जानकारी नहीं, 17 या 16 मिनट बोला है उसने। 90 मिनट तक क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलता रहा कौशिक जी? हाँ, कौन बोल रहा है? कौशिक जी कौन बोला 90 मिनट? अरे आप स्पष्ट तो करें। चलिए, मैं कुलकर्णी जी, मैं आपके पास आऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी, मैं सुनना चाह रहा था कि आप लोगों की बहस हो जाए और चीज क्लियर हो जाए। लेफ्टिनेंट कुलकर्णी जी, आप ही इस पर जवाब दीजिए जो बात संजीव जी कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा, हर एक देश को 15 मिनट बोलने की इजाजत है। अपने प्रधानमंत्री ने 17 मिनट कहा और 15 मिनट का टाइम एक्सीड करके इमरान खान ने 50 मिनट तक बातचीत की और उसके ऊपर 50% समय उन्होंने कश्मीर के ऊपर दिया। और ये जो बात ये कह रहे हैं कि उनको मौका मिला, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2014 से और उससे पहले भी मनमोहन सिंह जी ने, मुझे लगता है 2011 में एक बार कश्मीर के बारे में जिक्र किया या पाकिस्तान के बारे में जिक्र किया। उसके पहले कभी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब भी UN जनरल असेंबली में जाते हैं पाकिस्तान के बारे में बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 370 धारा का लिए हमने उनको मौका दिया, ऐसी बात नहीं है। हमेशा पाकिस्तान ने UN जनरल असेंबली को एक प्लेटफॉर्म बनाया है इंडिया सेंट्रिक और इंडिया बैशिंग, जो हिंदुस्तान को किस तरीके से उसको गाली गलौज की जाए और किस तरीके से कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जाए, ये पाकिस्तान की हमेशा नीति रही है। और ये कहना कि हम लोगों ने उसको 370 के लिए उसको इतने मिनट बात करने का, उसने तो अपनी कोशिश करनी थी, वो तो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश, पर इंटरनेशनलाइज वो भी आखिरी कोशिश, अलग थलग, वो भी आखिरी कोशिश थी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देश आ गया है, एक
तुर्की आया, एक मलेशिया आया और चीन उसके साथ खड़ा मिला, और कोई है, सारे पूरे दुनिया भर में सबके सब ने ये बात कही कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है, इस पे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ 370 एब्रोगेट हुआ, 35 अल्फा को हमने ये कर दिया, लेकिन हुआ क्या? नहीं संजीव जी आप ही के सवाल को अगर ऐसा पूछा जाए, आप ही के सवाल को अगर ऐसा पूछा जाए कि 370 हटने से पहले कई बार क्या हमेशा ही पाकिस्तान ने यूएन के मंच से कश्मीर की बात की है? उनका वो प्रोपेगेंडा ही रहा है। उस वक्त की सरकारों ने हिंदुस्तान की क्यों मौका दिया कश्मीर को उठाने का वहां से, या बार बार वो पाकिस्तान उठाने की जुर्रत करता रहा? उस वक्त की सरकारों की नाकामी इसको हम ना देखें। ये तो पाकिस्तान की आखिरी कोशिश नहीं होगी, क्योंकि अब तो 370 हट चुका है। हिंदुस्तान का अंदरूनी हिस्सा वो है, था और रहेगा, लेकिन ये आखिरी कोशिश थी। इमरान खान तो कुछ खुद कह रहे थे कि हम इसका इस्तेमाल पूरा करेंगे, इस प्लेटफॉर्म का पूरा इस्तेमाल करेंगे। मैं कह रहा हूं कि पुराने वालों ने, मैं अब आपके पास आ रहा हूं ना, पिछले लोगों ने, पिछली सरकार ने हिंदुस्तान की कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान को बार बार यूएन पर उठाने का मौका क्यों दिया, क्यों देने दिया, ये बताइए। वही कह रहा हूं कि इसी सरकार को मैं इसका श्रेय दे रहा हूं, इसी सरकार ने अलग थलग कर दिया था ना। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि इसी सरकार ने उसे अलग थलग कर दिया था, और इसी सरकार ने मुख्य धारा में एक ऐसा अवसर दे दिया कि उसको खड़ा होकर के बोलने का मौका मिला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो अलग थलग पड़ गया था, थोड़ी सी यदि इस बारे में विचार कर ली जाती, जो टाइमिंग की बात मैं कहना चाह रहा हूं, वो टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया जाता, बाकी सारी चीजें ठीक थी। उसे वो प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं। इस मुद्दे पर जितना लगातार वो भाषण देता रहा, पूरे विश्व के मंच बिरादरी पर बैठ के खड़ा होकर वो देता रहा, वो मौका नहीं मिलता उस मुद्दे पर बोलने का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आज वो चिल्ला के जो कह रहा था कि कश्मीर में जिस तरह के अधिकारों का हनन हो रहा है, कम से कम ये मौका तो नहीं मिलता, ये कहने का मौका नहीं मिलता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। तो इमरान खान की और उनकी पूरी सरकार की बेइज्जती किसी राष्ट्र के, किसी मुल्क के हेड का तैयारा आधे रास्ते से वापस बुलवा लेना, वहां से उनको उतरवा लेना और उसको अपने तैयारे से या दूसरे तैयारे का इंतजाम करो और निकलो कह देना, अपने आप में बहुत बड़ी बेइज्जती है। इसका खुलासा, इसका इंकशाफ अब पाकिस्तान में होना शुरू हुआ है और उस पर बहस भी हो रही है। ये वही इमरान खान है जो एयरपोर्ट पर आकर के अपने लोगों को खिताब कर रहे थे, कह रहे थे कि दौरा बड़ा कामयाब रहा, मैंने बहुत लंबी चौड़ी कश्मीर के बारे में बात की और कहा कि जब तक जो लोग भी हैं वो कश्मीर की बात करते हैं, वो सब जिहाद कर रहे हैं, अपने अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहर भी बोने की वो कोशिश कर रहे थे, जिसको उन्हीं मुल्कों ने खारिज कर दिया है, जो अब खुलासा, जो इंकशाफ हो रहा है, जो कि इस्लाम की जो पवित्र जगहें हैं उनकी केयरटेकर हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उन्होंने तक खारिज कर दिया कि आप ये जो इस्लाम के नाम पर जिहाद करने की बात करते हो, हम आपकी ऐसी बेइज्जती करेंगे। तो यासिर जिलानी साहब, ऐसे लोगों का और क्या हश्र होगा, आप सोचिए। देखिए, पहले तो उन्हें समझना चाहिए कि इस्लाम ने जो चीज़ें बताई हैं, जो 5 अरकान दिए हैं, जो उनको हिदायत दी है, उसको समझने की कोशिश करें। और वो उनके मुल्क में कहीं दिखाई नहीं देता है। वो उनके मुल्क में, आप यकीन करें कि मोस्टली फ़िरके जो सबसे ज़्यादा दुनिया में कहीं प्रचलित हैं मुसलमानों के, वो पाकिस्तान में हैं। आपस में जो उनके यहाँ आपस में जो जंगें चल रही हैं, एक दूसरे को हलाक करने के नाम, भाषा के नाम पर अलग जंग है। पहले तो आप प्रांतों के नाम पे अलग है। आप अभी तो वो दूर की बात है, पहले आप हल्के और उसमें मत जाइए, प्रांत और जबान में। अभी जो फिरकों का जो सबसे बड़ा मसला है कि आप एक फिरके की मस्जिद में दूसरे फिरके की लोगों से बम ब्लास्ट करा देते हैं, दूसरे फिरके के लोगों से तीसरे फिरके के लोगों से बम ब्लास्ट करा के मासूम लोगों के जान को हलाक करते हैं। हम आए दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है, महीने में 15-20 दिन हम इस तरह की खबरें पूरी दुनिया के जो टेलीविज़न है, जो बड़े सहाफ़ी हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। और आप देखिए जो उनके आसपास के लोग हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, हमने फरवरी में देखा जो एलीट फोर्सेज है ईरान की, उसके 26 एलीट जो जवान हैं, उनकी हत्या हुई। उसके बाद जब उसका पूरा का पूरा केस सामने आया और उन्होंने जब खोजबीन करी, तो उसमें पाकिस्तान मुलविस था, उसमें पाकिस्तान ने सारी साजिश रची थी। पाकिस्तान को, जो बलूचिस्तान वाला पाकिस्तान और ईरान के पास का इलाका है, वहीं के लोगों ने ये साजिश रच के वहाँ के एलीट फोर्सेस को मारा। अफगानिस्तान के अंदर घुस के जितनी भी इस तरह की मंशियात की जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो आपके ड्रग्स का पूरा मामला है, ये क्या है? ये इस्लाम सिखाता है कि आप इंसानियत, आने वाली जनरेशन को आप ख़त्म करें। ये इस्लाम और मुसलमान होने का आपका नज़रिया है? अगर ये नज़रिया है तो यकीन माने कि आने वाले
बहुत कम अरसे में आपका नक्शा जो है जमीन से मिट जाएगा, क्योंकि इस्लाम इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा और मोहब्बत का नाम है। इस्लाम ने तमाम लोगों को, अगर इस्लाम के अंदर ईमानदारी और इत्तेहाद की बात नहीं होती तो आपकी जो पवित्र किताब है उसमें लकुम दीनकुम वले दीन की बात नहीं आती कि आप अपने दीन से जितनी मोहब्बत करते हैं, दुनिया के तमाम दीन, धर्म, यानी जितने भी धर्म हैं उनके साथ आपकी मोहब्बत वैसी होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान के रहनुमाओं को समझना होगा। अगर पाकिस्तान के रहनुमा अब भी वक्त है, इंसानियत की खेती की शुरुआत नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन उनकी कहां जाएगी, इसका अंदाजा लोग लगा रहे हैं। और दुनिया के तमाम लोग, आप जिस तरीके से एक आपके अंदर, आपके दिमाग में ये कैसे मामला आ गया कि एक ऐसे मुल्क के साथ जिससे आप 4 बार डायरेक्ट जंग में हार चुके हैं, आप हाशिए पे जा चुके हैं। इमरान खान तो जब आए थे तो लोगों को ये लग रहा था कि ये स्पोर्ट्स से आए हैं, इनकी सोच अलग होगी। इन्होंने जब राजनीति और सियासत की शुरुआत करी थी तो लोगों को एक वहां की उम्मीद जगी थी। लेकिन आप तो वो भी जो खतरनाक वाले कट्टरपंथी हैं, जिन्होंने हमेशा से वहां पे खून खराबा किया, आप उनको मिला लिया आपने, उनके साथ हाथ मिला के आप अपने देश को कहां लेके जाएंगे? आज भ्रष्टाचार वहां पे 90% तालिबान खान 90% जो वहां के डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल बॉडीज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर घुसा है। महंगाई चरम सीमा पे है, लोगों के अंदर रहने की जगह नहीं बची। उसके बाद भी आप भारत जंग चाहते हैं या मुकाबला करना चाहते हैं? ये लोग जो हैं, ये खासतौर से पाकिस्तानी जो सियासतदान होते हैं, ये बहुत चालाक होते हैं। इनका मीडिया और ये इनकी सरकारें भी बहुत चालाक होती हैं। यही वो लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान को सबसे पहले मान्यता दी थी, अफगानिस्तान में तालिबान को सबसे पहले मान्यता दी थी। इनका सरकारी टेलीविजन उस वक्त कहता था मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन, मतलब मुसलमानों के सबसे बड़े चीफ, ये कहा करता था। और ये सऊदी अरब से भी इसी तरह से तमाम डोनेशन लेते हैं, तमाम अपने लोगों को वहां सर्विस के लिए भेजते हैं, और वहां से होते हुए इमरान खान आते हैं यूएन में, और उसके बाद सऊदी अरब का नाम भी नहीं लेते हैं, दूसरे मुल्कों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, मतलब राजनीति करने की कोई। इसलिए मैंने मुल्ला उमर का जिक्र किया कि उसी को मान्यता देने वाले सबसे पहले, जब उसके बाद अमेरिका ने चढ़ाई किया तो इनका सरकारी टेलीविजन और इनके मुशर्रफ हंसते हुए अपने टेलीविजन पर इंटरव्यू देते हैं कि मुल्ला उमर तो मोटरसाइकिल दबा करके ऐसा भागा कि फिर दिखा ही नहीं। ये कह रहे थे जिनको अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया था, उस मुल्ला उमर को, जिसके लिए वही इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब ये लोग किसी के नहीं है, इसलिए सऊदी अरब ने सही जगह दिखाई इन्हें। बिल्कुल इमरान भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आप पिछले, अगर आप 50 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको कई सारी इतिहास में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि पाकिस्तान ने कहा कुछ और है और किया कुछ और है। अभी आप वाजपेयी जी की सरकार में देख लें, जब आगरा वार्ता हो रही थी, परवेज मुशर्रफ साहब और वाजपेयी जी की वार्ता चल रही थी, और यहां पर पीछे से क्या चल रहा था? कारगिल के लिए जो कारगिल लड़ाई हुई, तो यहाँ पर क्या चल रहा था? यहाँ पर वो अपनी जो है कब्जे कर रहे थे, सेंधमारी कर रहे थे। तो ये क्या दिखाता है, आप हमको बताइए बार बार। तो ये इतिहास में कंटिन्यूअस ये गवाह है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक आजादी से पहले की बात कर लूं, अभी मैं फिर वही आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की जिद के नाते बना, जिन्ना के नाते। तमाम सारे एफर्ट किए गए थे। राजा जी फार्मूला आया था 1944 में, कहते थे कि भाई पहले आजादी ले लेते हैं, बाद में बंटवारा कर लेते हैं। कहते थे नहीं, हम पहले बंटवारा करेंगे, बाद में आजादी करेंगे। जिन्ना लिया के पैक्ट आया, कहते हैं पहले आजादी ले लेते हैं फिर बंटवारा कर लेंगे। कहते हैं नहीं, हम पहले बंटवारा करेंगे फिर आजादी लेंगे। फिर कहते हैं कि जो जनसंख्या का ट्रांसफर होगा वो वॉलंटरी होगा, फोर्सफुली नहीं होगा। और अब आप देखिए, पार्टीशन के बाद वॉलंटरी हुआ था जनता का माइग्रेशन, फोर्सफुली हुआ था कि नहीं हुआ था? वो सीन पिक्चरों में आज भी याद है कि जब वो ट्रेनें लद क्लासों से आ रही थी। तो ये पाकिस्तान की हमेशा कथनी और करनी में फर्क रहा है। पाकिस्तान ये भूल गया कि वो सऊदी अरब के बलबूते पर जिंदा है और भारत और सऊदी अरब के रिश्ते कितने मधुर हैं। वो ये भूल गया कि मोदी जी सन 2016 में घूमने गए थे, और तब वहां पे उनको एक अवार्ड दिया गया था रियादा में, जिसका नाम था अब्दुल अजीज अवार्ड उनको दिया गया था। वहां से लौटने के बाद इस समय जो सऊदी अरब की सरकार है, वहां के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अती, कि हम भारत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आ रहे हैं। ऑयल में, रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल में, आज रेलवे में। आज सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा ऑयल हमको देने वाला देश है। 17% हम उससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और 32% हम उससे एलपीजी इंपोर्ट करते हैं। हमारा
इंडिया और यूएस वो सऊदी अरेबिया का जो हमारा ट्रेड है वो आज की डेट में 34 बिलियन डॉलर है और कंटिन्यूअस ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ है। सऊदी अरब के जो सुल्तान प्रिंस हैं उन्होंने एक विजन जारी किया है जिसका नाम है विजन 2030। उस विजन के तहत ये एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि सऊदी अरब और भारत दोनों मिलकर एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पे काम करेंगे और कम से कम 44 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं वेस्टर्न जो है पेट्रो रिफाइनरी में। तो ये क्या है? हमारे रिश्ते कितने कॉर्डियल हैं और पाकिस्तान के रिश्ते सऊदी अरब से कितने कॉर्डियल हैं? मतलब मांगने वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार नहीं, मांगने वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। भाई मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ये अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, आप मांगिए, शौक से मांगिए, आपको मिलेगा भी, लेकिन कम से कम जो आपको देने वाला है उसके सामने आपको हमेशा रिसीवर बन के रहना पड़ेगा। आप कभी उसके ऊपर रंग बदल लेते। इमरान खान ने रंग बदला था, तो रंग बदलेंगे, आपको जवाब मिल गया, आपका प्लेन वापस बुला लिया गया, इससे चिढ़ गया सऊदी अरब। समझ में आ गई क्राउन प्रिंस को कि ये हमें चला रहे हैं, ये हमें चला रहे हैं, हम इनको जो है तमाम तरह की दान दक्षिणा, तमाम तरह की रियायतें, तमाम तरह का पैसा और आखिरी मूवमेंट पे बचाया है। कुलकर्णी साहब, सऊदी अरब ने जब इमरान खान क्राउन प्रिंस की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और जो हालत थी पाकिस्तान की, जिस तरह से इमरान खान जब आए थे, जो उनको पाकिस्तान मिला था, अभी भी वही हाल है, लेकिन काफी हद तक सऊदी अरब ने बचाने की कोशिश की। कोई शक नहीं है। आप देखिएगा इसी महीने में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को अपने आप को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने के लिए बहुत ही कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है वो बच सकता है, लेकिन अगर कोई बचा सकता है उनको तो सऊदी अरेबिया ही है जो बचा सकता है। और कितना भी कोशिश कर ले पाकिस्तान, जब तक कि पाकिस्तान अपने आप को आतंकवाद से अलग करने की कोशिश नहीं करेगा, पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में आइसोलेट होएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है ऐसे इसमें फंस गया है कैच 22 सिचुएशन में। करे तो क्या करे? क्यों? उन्हीं का तालिबान है, उन्हीं के आतंकवाद हैं। अब आप देखिएगा कि दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकवाद जिनको यूएन ने घोषित किया ये आतंकवादी हैं, कहाँ हैं? पाकिस्तान में हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं? पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया इस बात को समझ रही है, दुनिया इससे बेजार भी है और पाकिस्तान को वक्त वक्त पर इसका एहसास भी कराती रहती है। आगे और भी इस तरह के हालात का सामना हो सकता है इमरान खान साहब को करना पड़े अगर नहीं संभले तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।